अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नाउ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली अभी तक हम उन्हें नाम दे रहे थे फैसिलिटेटर्स का। ये वो फैसिलिटेटर्स थे जो बॉडी के रिएक्शंस को फैसिलिटेट कर रहे थे, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनफ एनर्जी, इनफ प्रेशर, इनफ टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हमें कुछ फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत थी। नाउ दीज फैसिलिटेटर्स आर नोन एज एंजाइम्स। एंजाइम्स का जो वर्ड है उसका मतलब होता है इनसाइड द यीस्ट। इनिशियली जो है ये वो किए गए थे, ऑब्जर्व किए गए थे फ्रूट सैप के अंदर। जो फ्रूट का सिरप होता है उसके अंदर जो है वो देखे गए थे, क्योंकि उसके ऊपर छोड़ा गया था यीस्ट को। यीस्ट एक टाइप का फंगस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर, अल्कोहल मैन्युफैक्चर करने के अंदर। तो यीस्ट जो है ना वो जो फ्रूट सैप के अंदर फ्रूट का जो सिरप होता है या जो बचा कुचा मटेरियल होता है उसको वो करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो वो एंजाइम जो है वो सबसे पहले यीस्ट के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किए गए थे। दैट इज़ वाई इन्हें नाम दिया गया, इन मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया एंजाइम्स का। ना एंजाइम्स जो हैं ज़्यादातर जो हैं ये बने होते हैं प्रोटीन से। इस 9th क्लास के लेवल के ऊपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड वगैरह की डेफिनेशंस दी हुई हैं सिर्फ, वो भी चैप्टर नंबर आई थिंक 8 के अंदर है या 9th के अंदर है, मुझे याद नहीं है, या 7 के अंदर है। तो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर से देख सकते हैं, उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं ये डिटेल में पढ़ाए हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ये पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपकी जो पूरी की पूरी बायोलॉजी है वो बेस करती है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ये मेजर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ प्रोटीन का, चूँकि यहाँ पर आ गई है बात। प्रोटीन्स बेसिकली बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं। पॉलीमर जिस तरह एक ट्रेन होती है जो कि बहुत छोटे छोटे डब्बों से बनी हुई होती है, बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन जो है ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो उसके अंदर रिपीट हो रही होती हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें कहलाती हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड, ये बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। एक तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है जिसे हम NH2 कहते हैं, एक तरफ COOH होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक तरफ इसके हाइड्रोजन होता है और एक तरफ R ग्रुप होता है जिससे साइड चेन या रेडिकल का नाम देते हैं। दिस इज़ वन अमाइनो एसिड। प्रोटीन के अंदर इस तरह के 100, 200, 500, 1000 अमाइनो एसिड तक हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिन्हें अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। अब प्रोटीन बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आता है। बिल्कुल इसी तरह बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका काम मैसेजेस ट्रांसफ़र करना होता है, उन्हें हार्मोन्स का नाम देते हैं हम। वो भी उनकी भी एक टाइप होती है जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन उसके अलावा प्रोटीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं एंजाइम्स के, उनका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन होता है। यानी एंजाइम को जब आप तोड़ के देखेंगे तो आपको उसके अंदर से ये चीज़ें मिलेंगी, यानी अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, या प्रोटीन जो नेचर होता है एंजाइम्स का। ना एंजाइम्स जो हैं उन्हें डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है? हम एंजाइम को डिफ़ाइन करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट। ना केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट वो होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग। यानी एक अगर रिएक्शन हमारे पास हो रहा है A+B, ठीक है, जो कि C बना रहा है, और इस रिएक्शन के अंदर सपोज लग रहे थे तकरीबन 50 मिनट्स। ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर एक अदद केमिकल ऐड किया, कोई केमिकल X का नाम दे रहा हूँ मैं, एक केमिकल ऐड किया, और अब की बार जब केमिकल X आपने ऐड किया तो ये रिएक्शन हो गया 20 मिनट के अंदर। तो ये केमिकल X जो है, अच्छा, प्रोडक्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो चीज़ें कंबाइन हो रही थी वही चीज़ें कंबाइन हुई, जो चीज़ बन रही थी वही चीज़ बनी। तो रिएक्शन को ना रिएक्टेंट्स को फ़र्क पड़ा ना प्रोडक्ट को फ़र्क पड़ा, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, रिएक्शन जो है वो तेज़ी से कंप्लीट हो गया। तो ऐसे केमिकल्स जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ऐसे केमिकल्स कहलाते हैं कैटलिस्ट। तो ये केमिस्ट्री के अंदर होता है। तो वो तमाम कैटलिस्ट जो कि लाइफ के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर या सेल के बाहर पाए जाते हैं, ऐसे तमाम कैटलिस्ट को हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट, या ऐसे तमाम कैटलिस्ट को हम कहते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं ये वो बायो कैटलिस्ट हैं, यानी ये वो कैटलिस्ट हैं जो लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं, और ये फैसिलिटेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। किस तरीके से, मैंने बताया था, ये अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट है एनर्जी का जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो एंजाइम जब आप किसी भी रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो वो अमाउंट कम हो जाता है,
यानी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऊपर भी आप रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं, खाना बनाना चाहते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपको कुछ ना कुछ उसे हीट देनी पड़ती है। जब आप उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर जाकर वो आपका प्रोडक्ट बनता है। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो जाए कि कम एनर्जी देने के ऊपर, फॉर एग्जांपल बहुत सर्दियों में ये होता है कि गैस कम आ रही होती है, एनर्जी कम आ रही होती है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म ईजाद हो जाए कि कम एनर्जी के ऊपर भी आपका खाना वैसे ही बन जाए जैसे कि हाई एनर्जी के ऊपर बन रहा था, तो वो मैकेनिज्म जो है वो समझ लें वो एंजाइम होगा। ये हो गई हमारे पास बात डेफिनेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। ये बेसिकली एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी एंजाइम जो है उनको समझने के लिए आपको ये चीज़ें समझना जो है वो ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं, जब आप उनका स्ट्रक्चर खोल के देखते हैं केमिकली, तो आप देखते हैं कि वो बना होता है प्रोटीन इन नेचर होता है, यानी वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स जो है मैंने बताया उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल सीधी तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है, फिर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड देन कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है। ये हेलिकल कहलाता है जो कि ट्विस्ट हुआ हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशंस के अंदर फोल्ड हुआ हुआ स्ट्रक्चर है। तो एंजाइम्स जो है ना वो 3 डायमेंशनली फोल्डेड चेन्स होती हैं। अमाइनो एसिड जो है वो 3 डायमेंशंस के अंदर फोल्ड होकर कोई एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी, इसको प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शरी। तो एंजाइम्स का जो शेप होता है वो यूजुअली टर्शरी इन नेचर होता है, यानी 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है उनकी। अच्छा, शेप जो फॉर्म होता है वो क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज डिफरेंट उस प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये जो आपके पास 3 डायमेंशनल फोल्ड आ रहा है, ये एडिशनल बॉन्डिंग की वजह से होता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास अमाइनो एसिड है ये, और ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है। जाहिर है अगर आपको एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, यानी प्रोटीन बनाना है जिसके अंदर सपोज कर लें 100 अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड है, इसके साथ ये एक और अमाइनो एसिड है, इसके साथ ये एक और अमाइनो एसिड है, ये जुड़े हुए हैं, 100 के करीब अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो आपको ये 2 मॉलिक्यूल्स जोड़ने पड़ेंगे। तो ये 2 अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमारे पास हर प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड के दरमियान, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड कहलाता है। लेकिन पेप्टाइड के अलावा कुछ एडिशनल बॉन्ड्स भी होते हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं, और यही डिफरेंट बॉन्ड्स हैं जिनकी वजह से प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें जो जिसमें टेढ़ापन आ रहा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके अंदर और एडिशनल बॉन्ड्स आएंगे। तो इन बॉन्डिंग्स की वजह से एंजाइम्स जो हैं उन जो प्रोटीन्स हैं उनका डिफरेंट शेप आता है, यानी जो एंजाइम्स का डिफरेंट शेप बन रहा है, 3 डायमेंशनल फोल्ड होकर जो शेप आ रहा है वो बेसिकली एडिशनल बॉन्डिंग की वजह से है जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के दरमियान बन रही है। कैसे एंजाइम्स काम करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ये तो हमें पता है, बट क्या करके बढ़ाते हैं? दे रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। किसी भी रिएक्शन को जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये उसे रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, दिस इज़ द एनर्जी, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है, और ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, A + B ये मिलकर बना रहे C। तो इस तरफ हम ले लेते हैं एनर्जी के कोई भी नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है 10, ठीक है, ये अमाउंट है 20, ये 30 है, ठीक है, ये 40 है और ये 50 है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया? आपने इस A और B को किसी भी कंटेनर के अंदर है, आपने इसे एनर्जी देना शुरू की, ठीक है। आप इसे कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं, ये इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब इसकी एनर्जी यहाँ पर पहुँची 50 के ऊपर, तब ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया किसके अंदर? C के अंदर। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अमाउंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए A + B को C में कन्वर्ट करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड था, सो दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज विदाउट एंजाइम, ठीक है, बिना किसी फैसिलिटेटर के इतनी एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन को रिक्वायर्ड थी। जब आप इसके अंदर कोई एंजाइम डालेंगे, ठीक है, तो एंजाइम डालने के बाद ये आपने एनर्जी देना शुरू की, ठीक है, आप एनर्जी देते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जब ये एनर्जी का लेवल यहाँ पर पहुँचे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली हुआ क्या
पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो थी तकरीबन 50 जूल्स, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई वो हो गई तकरीबन 30 जूल्स। अगर 50 जूल्स तक पहुंचने में इस रिएक्शन को लगे थे तकरीबन 60 मिनट्स, तो 30 जूल्स तक पहुंचने में इस रिएक्शन को लगेंगे तकरीबन 30 मिनट्स या 35 मिनट्स, ठीक है, या 40 मिनट्स। तो बेसिकली क्या हुआ, 60 मिनट्स के मुकाबले में 35 मिनट्स कम है, तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन फास्ट हो गया। कैसे रिएक्शन फास्ट हुआ, जितना अमाउंट उस रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए चाहिए था, यानी जो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एंजाइम्स ने वो क्या की, एंजाइम्स ने वो कम कर दी। तो एंजाइम्स रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। और क्या प्रॉपर्टीज है भाई, जब भी आप किसी एंजाइम को यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो कभी भी उसके अंदर यूटिलाइज नहीं होता। यानी एंजाइम जब आप रिएक्शन के स्टार्ट में डालते हैं और जब वो रिएक्शन के एंड पर होता है वो सेम होता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एंजाइम जो है ना वो रिएक्शन के बाद ख़त्म हो जाए। एंजाइम वहीं का वहीं रहता है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एंजाइम कभी भी अपने आप को यूटिलाइज नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा एंजाइम भी अगर आपके पास मौजूद है तो वो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो रहा। अगर एंजाइम ख़त्म हो रहा होता तो उसे कंटिन्यूसली फॉर्म होना पड़ता, तो आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता एंजाइम का। लेकिन अगर एंजाइम कम हो ही नहीं रहा, एंजाइम ख़त्म हो ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा एंजाइम भी अगर बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो बहुत सारा रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसकी एग्जांपल मैं यूजुअली ऐसे देता हूँ कि अगर आप कपड़ा काटना चाहते हैं, ठीक है, कपड़े के 2 टुकड़े करना चाहते हैं, तो एक तरीका ये है कि आप हाथ से करें, ठीक है। हाथ से करने में क्या है, हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है एनर्जी ज़्यादा लगे, ठीक है, और हो सकता है अनइक्वल जो है वो कपड़े के पीसेस कटे। दूसरा तरीका ये कि आप कैंची इस्तेमाल कर लें। तो इस सूरत हाल में जो कैंची है वो बेसिकली क्या है, उसने आपके रिएक्शन को क्या किया, फास्ट कर दिया। बहुत तेज़ी से आपने कपड़े के 2 पीसेस कर लिए, या बहुत कम एनर्जी लगाकर आपने कपड़े के 2 पीसेस कर लिए। तो कैंची की जो हालत पहले थी वही कैंची की हालत बाद में भी, और एक ही कैंची से आप बहुत सारा कपड़ा जो है वो काट सकते हैं, क्योंकि जो कैंची है वो ख़राब नहीं हो रही, ठीक है, ना उसमें से कोई चीज़ कम हो रही है, ना उसमें कोई चीज़ बढ़ रही है, यानी वो उसमें यूटिलाइज़ नहीं हो रही। परफॉर्म कर रही है, रिएक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके अंदर यूटिलाइज नहीं हो रही। तो एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होते, यानी ख़त्म नहीं होते रिएक्शन के बाद। अच्छा जी, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर। मैंने पहले भी बताया था कि एंजाइम के, चूंकि जाहिर सी बात है ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एंजाइम का कोई भी जो एटम है या एंजाइम का कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एंजाइम से हटता नहीं है। तो जो रिएक्टेंट थे वो आपस में मिलते हैं और जो प्रोडक्ट है वो बनता है। ना तो रिएक्टेंट को कोई फ़र्क पड़ता है, ना प्रोडक्ट को कोई फ़र्क पड़ता है, एंजाइम अपनी जगह मौजूद रहता है, ठीक है। देन एंजाइम्स जो हैं वो जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं सबस्ट्रेट। हमने इनिशियली डायग्राम के अंदर देखा था, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो इस एंजाइम के ऊपर आकर जो मॉलिक्यूल बाइंड करेगा वो मॉलिक्यूल कहलाता है सबस्ट्रेट। तो जो भी एंजाइम जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क करता है, जिस भी मॉलिक्यूल को या तो बनाता है या जिस भी मॉलिक्यूल को जो है वो तोड़ता है, वो बेसिकली उसका सबस्ट्रेट कहलाता है। जिस तरह एक टीचर जो है उसके स्पेसिफिक उसके अपने एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो पढ़ाता है, बिल्कुल इसी तरीके से एंजाइम जिन भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर वर्क करता है वो बेसिकली कहलाता है उसका सबस्ट्रेट। अच्छा, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी जो एंजाइम है वो एक एंजाइम हर तरह के मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क नहीं करता। हर एंजाइम का अपना कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है, ख़ास मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर वो वर्क करता है, यानी उसका जो सबस्ट्रेट है, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर वो काम कर रहा है, वो बहुत मखसूस होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी भी टीचर का जो सब्जेक्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, तो मैं कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं किसी भी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो मेरा अपना एक प्रॉपर सब्जेक्ट होगा जो कि बायोलॉजी होगा, ठीक है। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक, अगर मेरे सामने 1000 स्टूडेंट भी होंगे तो मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के ऊपर काम करूँगा जो कि बायोलॉजी के होंगे। बिल्कुल उसी तरह एंजाइम के सामने अगर 100 मॉलिक्यूल भी रख दिए जाएँ, 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल भी रख दिए जाएँ, तब भी वो काम उसी पर करेगा जो कि उसका अपना एक मखसूस होगा। बिल्कुल जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को ही तोड़ेगा, अगरचे उसके सामने आप 10 तरह के मॉलिक्यूल रख दें, लेकिन वो काम ग्लूकोज के ऊपर ही करेगा। तो एंजाइम्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। एक सिंगल एंजाइम जो है वो किसी एक केमिकल रिएक्शन को या 1 2 3 4 केमिकल रिएक्शन के ऊपर काम करता है जो कि सिमिलर होते हैं। डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक एंजाइम काम नहीं करता। तो हर रिएक्शन का समझ लें अपना एक अलहदा एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। अच्छा जी, एंजाइम जो है उसका एक स्मॉल पोर्शन होता है जहाँ पर रिएक्शन होता है, जिसे हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। तो ये अगर हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है एंजाइम की, तो इस एंजाइम के अंदर ये जो ग्रूव आपको नज़र आ रहा है, ये जो घड़ा आपको नज़र आ रहा है,
ये जो डिम्पल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली वो एरिया है कि जहाँ पर आकर वो मॉलिक्यूल बैठेगा जिस पर ये काम करता है। तो ये एरिया जो है ना ये कहलाती है इसकी एक्टिव साइट। ठीक है, तो एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पर आकर कोई मॉलिक्यूल बैठता है। तो ये वो मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पर आकर बैठेगा, ये कहलाता है सबस्ट्रेट। अगर आप गौर करें तो एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट के शेप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेम नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ये इसके अंदर आकर फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो है ये वो साइट होती है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और इसका जो शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट।